ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है और आप सभी बच्चों को नए सत्र की बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है ये सत्र हम लोगों का अच्छे से गुजरेगा और हम ऑफलाइन क्लासेस फेस टू फेस क्लासेस भी इस सत्र में आयोजित करेंगे। जब तक फेस टू फेस क्लासेस आयोजित नहीं होती है, हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखेंगे। आज हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड में जो आपका पेपर है थर्ड, उस पेपर को मैं पढ़ाऊंगी और पेपर का नाम है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस पेपर को हम अपनी क्लास में पूरे साल में पढ़ेंगे। हम क्या क्या पढ़ेंगे और किन किन टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे साल भर में, वो बात हम सिलेबस में करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस जानना ज़रूरी है कि आप कौन कौन से टॉपिक की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी एक रिसेंट और नया सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, समझने की चीज़ें हैं। आप ध्यान से पूरी क्लासेस को अटेंड करिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि दुनिया में नया कहाँ पर क्या हो रहा है। यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे, चूँकि सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करेंगे, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल थ्योरी। स्लीडन और स्वान ने जो सेल थ्योरी दी थी, उस सेल थ्योरी की बात हम यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे टोटीपोटेंसी की। टोटीपोटेंसी का मतलब है एक सिंगल सेल द्वारा एक होल प्लांट का निर्माण, एक संपूर्ण पादप का निर्माण होना क्या कहलाता है? टोटीपोटेंसी कहलाती है। यानी एक पादप कोशिका जिसमें ऐसी क्षमता होती है कि वो संपूर्ण पादप को तैयार कर सकती है। कोशिका, ये जो कोशिका होती है, उस कोशिका को हम टोटीपोटेंट कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? टोटीपोटेंसी कहेंगे। तो टोटीपोटेंसी का जो मेथड है उसको हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही हम प्लूरोपोटेंसी पढ़ेंगे, यानी कि एक सिंगल सेल से हम मल्टीपल ऑर्गन भी बना सकते हैं। सेल तो एक सिंगल है, लेकिन उसकी सहायता से कई मल्टीपल ऑर्गन का निर्माण किया जा सकता है, एक से अधिक अंगों का निर्माण किया जा सकता है। इसको हम प्लूरोपोटेंसी कहते हैं। हम यहाँ पर प्लांट टिश्यू कल्चर यानी पादप उत्तक तकनीक का हिस्ट्री की बात करेंगे। साथ ही हम प्लांट टिश्यू कल्चर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में काम आने वाली बेसिक टूल और टेक्निक्स की बात इस यूनिट में करेंगे। साथ ही हम लोग यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी की हम प्रेजेंट व्यू में इतनी बात कर रहे हैं, उस बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशंस हैं उसकी बात करेंगे। साथ ही हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स और नैनो बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स और नैनो बायोटेक्नोलॉजी बहुत रिसेंट सब्जेक्ट हैं, जिसकी सहायता से बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब है कि हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी में मैथ को लगाया है, यानी मैथमेटिक्स प्लस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। ये हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स में देखेंगे। साथ ही हम नैनो बायोटेक्नोलॉजी यानी कि बहुत छोटे जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, उन नैनो पार्टिकल्स को कैसे काम में लिया जा रहा है और उन नैनो पार्टिकल्स की क्या उपयोगिता है, उसकी बात हम नैनो बायोटेक्नोलॉजी में करेंगे। यूनिट सेकेंड में हम बैक्टीरियल जीनोम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे कि बैक्टीरिया का जो जीनोम है, जो डीएनए है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, उसके अंदर कौन कौन से जीन्स हैं और उन जीन का क्या क्या फंक्शन है, इसकी बात की जाएगी। साथ ही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, 3 प्रक्रियाएं हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की। उनको हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। साथ ही हम ये जो यहाँ पर हम तीनों चीज़ें देखेंगे, ये मॉलिक्यूलर बेसिस पे देखेंगे। सिंपल हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फर्स्ट ईयर में आपने जो फर्स्ट पेपर पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी, उसमें आप ये डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पर फाइनल में जब हम पढ़ेंगे तो हम मॉलिक्यूलर बेसिस पे पढ़ेंगे, जीनों का योगदान पढ़ेंगे यहाँ पर कि ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन में कौन कौन से जीन हैं, उनका योगदान होता है। हम वेक्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि वाहक क्या होंगे। वाहक का मतलब होगा कि उनकी सहायता से हम कोई भी जो कोई भी जीन है, उस जीन को हम किसी दूसरी कोशिका में स्थानांतरित करेंगे। यानी वाहक यानी ले जाने वाला, यानी ऐसे लिविंग थिंग्स जो यहाँ ऐसे लिविंग डीएनए पार्टिकल्स जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीनों का आदान प्रदान करेंगे, जीनों को ले जाएंगे, उनको हम वेक्टर्स कहेंगे। कई तरह के वेक्टर्स हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, जिनका उपयोग हम नए रिकॉम्बिनेंट
प्लांट्स बनाने में कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट एनिमल्स बनाने में हम उनको काम में ले रहे हैं। खासकर आपके कोर्स में PBR 322 जो वेक्टर है, ये एक प्लाज्मिड वेक्टर है। कॉस्मिड वेक्टर प्लाज्मिड और फेज्मिड जो है उसका कॉम्बिनेशन है। फेज्मिड्स हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यानी अगर हमें DNA के लार्ज सेगमेंट को ट्रांसफ़र करना है एक सेल से दूसरी सेल में, तो हम लोग बैक्टीरियल आर्टिफिशियल या यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर को काम में लेते हैं। यहाँ हम cDNA लाइब्रेरी की बात करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि जब mRNA से जो DNA बनता है उस DNA को हम cDNA कहते हैं। ये DNA किस तरह से बनाया जाएगा और किस तरह से इसकी कॉपीज़ तैयार की जाए। लाइब्रेरी का मतलब क्या है? लाइब्रेरीज का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ कॉपीज़, कि आप एक लाइब्रेरी, आप बुक लाइब्रेरी में जाते हैं, आप क्या देखते हैं? वहाँ बुक्स का बहुत सारा कलेक्शंस है। उसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी में हम cDNA का कलेक्शन करेंगे, तो कलेक्शन ऑफ cDNA कॉल्ड cDNA लाइब्रेरी। तो ये कैसे तैयार करेंगे उसकी बात भी हम यहाँ पर करेंगे। साथ ही जो रिकॉम्बिनेंट DNA बनता है, जो rDNA बनेगा, ये जो रिकॉम्बिनेंट DNA बनेगा, हम कैसे पता करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया, यानी कि नया जीन ट्रांसफ़र हो चुका है? हम ये कैसे पता लगाएंगे? इसका पता लगाने के लिए हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे रिकॉम्बिनेंट DNA की। कई टेक्निक्स हैं, वाइट कॉलोनी टेक्निक्स हैं, या और भी, जैसे यहाँ पर हम लोग एंटीबायोटिक को यूज़ करेंगे। तो उन टेक्निक्स के माध्यम से हम रिकॉम्बिनेंट सेल का पता लगाएंगे कि सेल में DNA गया है या नहीं, यानी कि जो सेल आप रिकॉम्बिनेंट बनाना चाह रहे थे वो रिकॉम्बिनेंट बनी है या नहीं, उसका पता लगाना स्क्रीनिंग कहलाता है। यूनिट 3 में हम कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, एंड्रोजेनेसिस, सोमा क्लोनल वेरिएशन और इस एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि एक जो एक्सप्लांट होगा उस एक्सप्लांट से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स का बनना, ये कहलाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। जैसे ये आपने शूटिंग पार्ट हो गया, ये आपका रूटीन पार्ट हो गया। अगर किसी एक्सप्लांट से, अगर किसी भी लिविंग प्लांट पार्ट से अगर ऑर्गन्स बनते हैं तो ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। हम प्लांट टिश्यू कल्चर में ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे उत्पन्न करेंगे, कौन कौन से हार्मोन्स, कौन सा मीडिया हम यूज़ करेंगे जिसकी सहायता से ऑर्गन्स बनेंगे। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है कि कोई भी सोमेटिक सेल्स, जैसे न्यू सेलस है ना, या इंटीग्यूमेंट्स, कोई भी सोमेटिक सेल की सहायता से अगर आप एम्ब्रियो उत्पन्न करते हैं तो उसको हम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एंड्रोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, और बायोटेक्नोलॉजी का एक अचीवमेंट है, मेजर अचीवमेंट्स हैं कि हम मेल प्लांट से नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगर आप मेल प्लांट से नए प्लांट तैयार करेंगे, मेल प्लांट पार्ट यानी पोलन ग्रेन्स या एंथर से अगर आप नया प्लांट तैयार कर रहे हैं तो इसको हम एंड्रोजेनेसिस कहेंगे। कोई भी नया प्लांट हम तैयार करते हैं सोमेटिक सेल से तो उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ये विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती है और इन विभिन्नताओं का क्या उपयोग है, क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसको हम सोमा क्लोनल वेरिएशंस कहते हैं। हम यहाँ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन की बात करेंगे, साथ ही हम फ्यूज़न और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन यहाँ पर होगा, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन की बात करेंगे। क्रायो प्रिजर्वेशन की बात करेंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, यानी कि जो प्लांट पार्ट्स होते हैं, उन प्लांट पार्ट्स जो प्लांट रियर्स हैं या जो प्लांट ख़त्म होने के कगार पर हैं, उन पादप भागों को हम लंबे समय तक किस तरह से फ्रीजिंग अवस्था में रख सकते हैं। खासकर लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहेंगे। बायोरिएक्टर्स और बायोरिएक्टर्स की सहायता से कैसे हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करेंगे, जो नेचुरल रूप से जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं पादपों में, हम बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उनको कैसे प्रोड्यूस करेंगे, उनकी बात हम खासकर हम स्पेशल रेफरेंस करेंगे। यहाँ पर जो एल्कलॉइड्स हम ऑब्टेन करेंगे वो इफीड्रा, सिकोनिन, डायोसेगेनिन, और इसकी क्या स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोडक्शन करने की, उसकी बात हम यूनिट 3 में करेंगे।
यूनिट 4 जेनेटिक इंजीनियरिंग की है, यानी विभिन्न प्रकार की टूल और टेक्निक की सहायता से हम प्लांट की कोशिकाओं में कैसे मॉडिफिकेशन कर पाएंगे, कैसे हम हाइब्रिड प्लांट उत्पन्न करेंगे, कैसे हम रिकॉम्बिनेंट प्लांट उत्पन्न करेंगे, कैसे हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स उत्पन्न करेंगे, उसकी बात हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे। यानी कि हम जो जेनेटिक्स है उसके साथ किसको लगाएंगे, इंजीनियरिंग को लगाएंगे। यानी यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ टूल और टेक्निक्स को काम में लेते हुए जीनों में या उसका डीएनए है उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम एग्रोबैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया की सहायता से कैसे पादपों में नए जीन का स्थानांतरण किया जाएगा उसकी बात करेंगे। साथ ही हम लोग डायरेक्ट मेथड से जीन ट्रांसफ़र करेंगे, केमिकल मेथड से भी जीन ट्रांसफ़र करेंगे, जिसमें डिफरेंट टेक्निक्स हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोपोरेशन, पार्टिकल गन डिलीवरी, लिफो फंक्शन, माइक्रो इंजेक्शन, मैक्रो इंजेक्शन, पोलन ट्रांसफॉर्मेशन, लेज़र इंड्यूस एंड सिलिकॉन फाइबर मीडिएट जीन ट्रांसफ़र। यानी कि हम बायोलॉजिकल रूप से तो पौधों में एग्रोबैक्टीरियम के माध्यम से जीन ट्रांसफ़र करेंगे, फिज़िकल रूप से हम दो टेक्निक यानी कि फिज़िकली रूप से हम लोग यहाँ पर केमिकल मेथड और फिज़िकल मेथड यूज़ करेंगे। केमिकल मेथड में हम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स यूज़ करेंगे, फिजिकल में ये जो टेक्निक मैंने अभी यहाँ पर बताई है उनका उपयोग हम लोग यहाँ पर जीन ट्रांसफ़र में करेंगे। साथ ही हम रिपोर्टर जीन जैसे ल्यूसीफेरेज, GUS और GFP की बात करने के साथ साथ मार्कर जीन को भी पढ़ेंगे। यूनिट 5th और लास्ट यूनिट जो हैं वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि हम लोग जो 4th यूनिट में हमने देखा कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार कर रहे हैं। तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट हम किसके अगेंस्ट तैयार कर रहे हैं, वो ट्रांसप्लांटिंग डिजीज रेजिस्टेंस हो सकते हैं, वो ट्रांसप्लांटिंग बायो एक्टिव जो बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस के प्रति रेजिस्टेंस हो सकते हैं, या फिर बायोटिक कंडीशन के प्रति रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो उन पार्टों की बात करेंगे। साथ ही हम कुछ स्पेसिफिक मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी जेनेटिक ट्रांसफर्ड प्लांट या ट्रांसजेनिक प्लांट्स लाइक गोल्डन राइस, बीटी कॉटन की बात भी करेंगे। ट्रांसजेनिक राइस, आप गोल्डन राइस के बारे में हमेशा सुनते आ रहे हैं, बीटी कॉटन हुआ, बीटी ब्रिंजल हुआ, ये जो बीटी मस्टर्ड हुआ, ये बहुत ही चर्चित विषय है जिसके बारे में हम हमेशा सुनते हुए आ रहे हैं। हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि हमने इनको कैसे प्रोड्यूस किया और क्या एथिकल्स प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इन फसलों को ग्रो करने के लिए, क्या ये समाज के लिए, क्या ये सोसाइटी के लिए ज़रूरी हो गया है ऐसी फसलों को ग्रो करना, या फिर हम अपने फ़ायदे के लिए, हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन फसलों को ग्रो कर रहे हैं। क्या इन फसलों का कोई सामाजिक इफेक्ट भी है, क्या ये सोशल रूप से, एथिकल रूप से, क्या ये जो हमने इतनी प्रोडक्शन, इतनी ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए हैं, क्या वो एथिकल रूप से भी कोई समाज पर प्रभाव डाल रहे हैं, उसकी बात यहाँ करेंगे। साथ ही हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करेंगे, प्लांट बिल्डर्स राइट की भी बात करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ जीएम क्रॉप ऑन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि ये जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स आपने बनाई है उसका समाज और पर्यावरण पर क्या प्रभाव हो रहा है, क्या इनका केवल लाभदायक प्रभाव ही हो रहा है या साथ में हानिकारक प्रभाव भी हमें देखने को मिल रहा है, इसकी बात हम इस लास्ट यूनिट में करेंगे। तो ये टॉपिक अभी आपको बहुत टफ लग रहे होंगे कि हम कैसे करेंगे, लेकिन जब हम इन टॉपिक को 1 by 1 डिस्कस करेंगे तो बहुत इजी वे है, बहुत स्मूथली हम इनको पढ़ेंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आप केवल और केवल किस पर ध्यान दीजिए, फ़िलहाल आप केवल और केवल अपने सिलेबस को माइंड में रखिए, ताकि मैं जब अगली क्लास में पढ़ाऊँ, जब हम सेल थ्योरी से अपनी क्लास को शुरू करें तो आप आसानी से इन टॉपिक को समझ सकें। आप ध्यान से अगर इन टॉपिक्स को समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। थैंक यू।